बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में बेटा शोबा उर्दू की जानिब से आपसे मुखातिब हूं। मुझे यकीन है कि आप तमाम बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे और अपने तालीम के सिलसिले को रोज़ाना की तरह आप इसी तरह देख रहे होंगे। मेरा बेटा, आज हम अपने इस लेक्चर में हिस्सा नसर की जानिब बढ़ेंगे और हिस्सा नसर में बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना जो 12th सबक है हमारा हिस्सा नसर में। सबक का उन्वान है दोस्ती का फल। मुसन्निफ़ का नाम शफ़ी अकील, सिन्फ़ अदब है लोक दास्तान और इसका माखज़ है पंजाबी लोक दास्तानी। आज बेटा इसका हमारा पहला लेक्चर है इस सबक का। इस सबक में आज हम ये कहानी पढ़ेंगे। आप तमाम बच्चे अपनी किताबें निकालिए और देखिए कि इस सबक में जिस लोक दास्तान में मुसन्निफ़ हमें क्या बता रहे हैं। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद। उर्दू साले अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में बेटा आज हम अपना एक नसरी सबक पढ़ेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक में 12वां सबक है, 12th लेसन है और इसका नाम है, इस सबक का उन्वान है दोस्ती का फल। शफ़ी अकील इसके मुतरज्जिम हैं जिन्होंने ये लिखा और सिन्फ के एतबार से ये लोक दास्तान है और इसका ये लोक दास्तान का माखज़ शफ़ी अकील की एक तर्जुमा शुदा किताब, उनके तर्जुमे की एक किताब है जिसमें उन्होंने पंजाबी लोक दास्तानें, उस किताब का नाम है, वहाँ से ये सबक माखूज़ है, यानी वहाँ से ये लिया गया है। बेटा सबसे पहले इस सबक में हम देखते हैं कि जो मुसन्निफ़ हैं शफ़ी अकील, इनका ताल्लुक़ पंजाब के शहर लाहौर से है। आपने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आपने सहाफ़त के मैदान में अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। मुख्तलिफ़ अखबारात और रसालों में मदीर रहे, रोज़नामा जंग, अखबार जहाँ वग़ैरह और कराची के कुछ रसाइल में आपने अपनी सहाफ़ती खिदमात सरअंजाम दी और बहुत इज़्ज़त और नाम कमाया। अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियों के दौरान आपको मुख्तलिफ़ ममालिक की सैर व सियाहत का भी मौका मिला और आपको दूसरे ममालिक के लोक विरसे को देखने का भी मौका मिला। आपको अपने लोक विरसे से बड़ा लगाव था। यही वजह है कि आपने मुख्तलिफ़ लोक दास्तानों का तर्जमा शुरू किया। तर्जमे के दौरान आपने उर्दू ज़ुबान में जो लोक दास्तानी हैं उनको मुंतकिल किया और शफ़ी अकील ने अपने तर्जमे के ज़रिए उर्दू अदब की बहुत खिदमत की है। उनके तर्जमे सादगी, रवानी, अल्फाज के चुनाव और तासीर के साथ साथ गहरे मुशाहिदे का रंग उनमें नुमायाँ है। आपने चीनी लोक दास्तानें, जापानी लोक दास्तानें, मजीद लाहौरी की सवानें, पंजाब रंग, ये वो आपकी तसानीफ़ हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जिनके ऊपर आपने काम किया। आपकी तर्जमे जो हैं वो बेटा जो उर्दू अदब में इसलिए अहमियत के हामिल हैं कि आपने ज़ुबान तो पंजाबी, असल ये कहानी जो है पंजाबी ज़ुबान की है, इसको आपने उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट किया है, लेकिन पढ़ते वक्त हमें महसूस नहीं होगा। ये मुसन्निफ़ का, ये मुतरज्जम का कमाल है, शफ़ी अकील का कमाल है कि उन्होंने इस तरीके से इसको तर्जमा किया कि पढ़ने वाला कारी जो है वो यही समझता है, उसको ऐसा ही महसूस होता है कि ये हमारी ही ज़ुबान के अंदर लिखी गई कोई लोक दास्तान है। दोस्ती का फल की अगर हम बात करें, इस सबक की बात करें तो सिन्फ के एतबार से ये लोक दास्तान है। लोक दास्तान की तारीफ़ बेटा ये है कि लोक दास्तान मकामी या इलाकाई ज़ुबान की एक ऐसी कहानी को कहा जाता है
जो मुख्तलिफ़ दोस्ती, इसार, खुलूस, मोहब्बत, शुजाअत, अदल, फ़र्शनासी, हमदर्दी या बहुत सी ऐसी इखलाकी इक़दार की हामिल होती हैं। ऐसी कहानियाँ नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं, यानी हम अपने बाप दादा से, बुज़ुर्गों से सुनते आते हैं, ये सीना बसीना आगे चलती हैं। लोक दास्तानें तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं होती और ना ही इनके ऊपर कोई किताब लिखी होती है, ना ही कोई इसका मुसन्निफ़ होता है, बल्कि ये कहानियाँ एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँचती रहती हैं। कहानियों से हमें किसी कौम की तहज़ीब, तमद्दन, रस्म व रवाज, उनके अकायद और उनकी बाकी खूबियों का पता चलता है। इन दास्तानों में कोई ना कोई मॉरल यानी इखलाकी सबक हमें ज़रूर मिलता है। लोक दास्तानों में हमें बहुत सी नसीहतें मिलती हैं, बहुत सी अच्छी बातों का पता चलता है। दोस्ती का फल में जो सबक है हमारा, जो आज की हमारी लोक दास्तान हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें बेटा जंगली जानवरों की दोस्ती के हवाले से अमन, इत्तेहाद, भाईचारा, बाहमी ताउन यानी इमदाद बाहमी की अहमियत को उजागर किया गया है। हमें ये सबक दिया गया है कि मिलजुल कर रहने से हमें क्या फ़वाइद और समरात मिलते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये कहानी इमदाद बाहमी, इत्तेहाद और भाईचारे और दोस्ती के मौज़ूआत के गिर्द घूमती है और बुनियादी तौर पे इसमें अपनी मदद आप का भी हमें सबक मिलता है। तो ये छोटे छोटे इखलाकी और मॉरल जो वैल्यूज़ हैं, जो अच्छी खूबियाँ हैं इंसानी ज़िंदगी और इंसानी मुआशरे की बका के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो इस कहानी में हमें नज़र आती हैं। अगर बेटा आप इस तस्वीर को देखें तो इस तस्वीर में हमें एक जंगल का मंज़र है। दोस्ती का फल होता है, दोस्ती के फ़वाइद, उसके समरात। कहानी के जो किरदार हैं कबूतर हैं, जो अमन और सलामती की अलामत समझे जाते हैं और मासूम परिंदे हैं। गिद्ध एक गोश्तखोर परिंदा है और चीलनुमा ये एक परिंदा है और बहुत ताकतवर है कबूतरों के मुकाबले में। उसके बाद एक सांप, ज़मीन पर रेंगने वाला एक ताकतवर जानदार है। ये भी मुख्तलिफ़ बरादरी है, यानी परिंदों के दरमियान और एक सांप के दरमियान दोस्ती की कहानी यहाँ चलती है। इस तस्वीर में अगर आप देखें तो एक शिकारी है और शिकारी जो है बंदूक उठाए है, तो शिकारी का किरदार यहाँ अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये दुश्मन की अलामत है, किसी हमलावर की अलामत है। तो ये बेटा पूरी कहानी अगर आप इस तस्वीर को अपने ज़हन में बिठा लें तो ये पूरी कहानी इस तस्वीर के गिर्द घूमती है। ये 4 बुनियादी किरदार इस कहानी में हमें नज़र आते हैं, इस लोक दास्तान में नज़र आते हैं और मरकज़ी किरदार इसमें कबूतर ही हैं। कबूतरों की दोस्ती गिद्धों से, फिर सांप से और फिर होती है, और वो क्या मामलात होते हैं ये हम इस सबक के अंदर देखते हैं। आइए अब अपनी किताब खोलते हैं और टेक्स्ट बुक में से अपना पेज निकालते हैं। पेज नंबर 57 है आपका, उस पे ये सारी कहानी हम डिस्कस करते हैं। दोस्ती का फल। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे। एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था, यानी उनका घर था। वो एक परिंदे एक नेस्ट के अंदर, एक घोंसले के अंदर रहते थे और इसमें वो दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, यानी अपने घोंसले में, मुराद अपने घर में एक अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इस बात की फ़िक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। ज़ाहिर बात है, मादा कबूतरी जो है वो अंडे उसने दिए हैं घोंसले में, और कबूतरों की जो अफ़ज़ाइश नस्ल है वो अंडों से ही आगे परवान चढ़ती है। अगर अंडों को कोई ले गया तो उनके जो उसमें से चूज़े निकलने हैं, जो बच्चे निकलने हैं, नन्हे मुन्ने कबूतर पैदा होने हैं, वो अफ़ज़ाइश रुक जाएगी। यही बात सोचते हुए वो एक रोज़ कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई संगी साथी नहीं, संगी यानी दोस्त, फ्रेंड, जो वक्त पढ़ने पर काम आ सके। जिस पर कबूतर ने उसे ये सवाल किया
لیکن تمہیں یہاں خطرہ کس بات کا ہے؟ ہم یہاں بڑے آرام و سکون سے رہ رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر پریشانی یہاں لاحق نہیں ہے، ہمارے شب و روز بڑی آسانی سے گزر رہے ہیں۔ یعنی یہ دونوں پرندے باہمی گفتگو کر رہے ہیں۔ لوک داستان کیونکہ ایک فرضی کہانی ہوتی ہے جو سینہ بسینہ چلتی ہے بیٹا، تو اس میں کردار جو ہیں ان کی گفتگو کو اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے ہم آپس میں بات کرتے ہیں۔ کبوتر نے حیرانی سے دریافت کیا۔ اس پر کبوتری نے اسے سمجھانے کے انداز میں بولی، برا وقت کسی کو بتا کر نہیں آتا۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ مشکل وقت پر ہر کوئی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، تو دوسرا وقت کبھی برا وقت ہمیں کوئی بتا کے تھوڑی آئے گا۔ یعنی برے وقت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اچانک کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اچانک کوئی جو کبوتری کو خطرات تھے کہ انڈے وہاں سے کوئی لے نہ جائے، کوئی دوسرا پرندہ جو ہے انڈے توڑ نہ دے، یا طوفان آندھی کسی وجہ سے مسائل پیدا نہ ہو جائیں، تو یہ سارے خطرات کبوتری کے ذہن میں تھے۔ تو جس پر اس نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ یہاں بیان کیا کہ برا وقت کسی کو بتا کے تھوڑی آتا ہے۔ حادثات دنیا میں جتنے ہوتی ہیں، جتنے مسائل آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، وہ ہمیں بتا کر نہیں آتے، اچانک آ جاتے ہیں۔ ہم نے صرف اس سے نپٹنا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ تو اس پر پھر اس نے قدر سنجیدگی سے کہا، ہمیں اپنے ایک دو ساتھی ضرور بنانے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت وہ ہماری مدد کر سکیں۔ یعنی ہمارے ارد گرد کوئی ہمارے دوست ہونے چاہیے جو مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکیں۔ یعنی دوستوں کی مدد کے بغیر ہم جو ہے اکیلے جو ہیں اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ اکیلا انسان تو اکیلا ہوتا ہے، جب تک کوئی ساتھ دوسرے لوگ مل جاتے ہیں تو پھر وہ کام، اس کو مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے بھی کہا کہ ہر کوئی دوسروں کی مدد کا محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اندر ہمیشہ انسانوں کو یا پرندوں کو یا جانداروں کو یا زمین کے بسنے والوں کو دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ نظام زندگی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنے کے اوپر ہی منحصر ہے، اور دنیا کی بنیاد ویسے بھی اختلافی عمل پر ہے۔ مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں، تو ہی زندگی کا پہیہ چلتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دو ایک ساتھی ضرور بنا لینے چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت ہماری مدد کر سکیں۔ یہ دور اندیشی کی بات ہے کہ انسان پہلے پیش بندی کر لے، مصیبت پڑنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، کسی مشکل آنے سے پہلے ہمیں احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے۔ تو کبوتری کی اس بات میں بڑی سنجیدگی تھی۔ کبوتری کی یہ بات سن کر کبوتر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، مگر مصیبت یہ ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ مسئلہ ہے۔ مصیبت سے مراد یہاں مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری برادری کا کوئی پرندہ بھی تو نہیں رہتا۔ یعنی یہاں پر ان کے ارد گرد کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو کبوتروں کی طرح کا ہو، جیسے کبوتر ہے، چڑیا ہے، فاختہ ہے، ایسے دانہ دن کا کھانے والے پرندے۔ پھر دوست بنائیں تو کسے بنائیں؟ اب برادری سے مراد ایسے پرندے جو دانہ دن کا کھاتے ہیں، یہ کبوتروں کی برادری کے پرندے کہلائیں گے۔ چڑیا ہے، کبوتر ہے، بلبل ہے، ایسے پرندے۔ کبوتری بولی، اب یہ سوالیہ انداز تھا، پھر دوست بنائیں تو کسے بنائیں؟ یعنی کون دوست بن سکتا ہے ہمارے ارد گرد تو ایسے کوئی پرندے ہیں نہیں جن کو ہماری برادری کے نہیں ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہیں، بہت فرق ہے ہم میں اور باقی پرندوں میں، یا جو کوئی پاس رہتے ہیں۔ تو کبوتری بولی، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہماری برادری کا کوئی پرندہ نہیں ہے تو نہ ہو، آخر کسی دوسری برادری کے پرندے یا جانور سے بھی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے۔ یہاں کبوتری کی بات میں بیٹا یہ میسیج ہے، ایک پیغام ہے کہ دیکھیے ہمیں خود سے ہٹ کر بھی کسی سے دوستی کرنی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے برادری والے، ہم مرتبہ لوگ ہی ہمارے دوست یار بن سکیں۔ ان سے ہم مختلف لوگوں سے، یعنی ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ہمیں تعلقات بنانے چاہیے۔ یہاں اس سبق میں، اس دوستی کا پھل، اس لوک داستان میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ کو تعلقات کا دائرہ محدود نہیں رکھنا چاہیے۔
جو ہے ہر سطح پر ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے، مثبت تعلقات، اچھے تعلقات ہمارے درمیان دوستی، پیار، محبت کو پروان چڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب کرتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسری برادری کے لوگوں سے بھی دوستی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اپنی برادری یا اپنے جیسے پرندوں کے ساتھ، یعنی بات تو پرندوں کی ہو رہی ہے، بات تو کبوتروں کی ہو رہی ہے، لیکن ایک پڑھنے والے کے لیے، عام انسانوں کے لیے، ایک سماج کے لیے، ایک معاشرے کے لیے اس میں ایک مورل یہ ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ اکیلا جاندار دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوتا، ہمیں کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنا لینا چاہیے، یعنی ایک اکیلا اور 2 11 ہوتے ہیں، یعنی آپ اکیلے ہیں تو آپ کمزور ہیں، آپ میں وہ طاقت اور توانائی نہیں ہے، آپ مشکلات کا مقابلہ اکیلے تنہا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے کوئی 2 4 قریبی دوست ہوں گے، آپ کے خواہ وہ آپ کی برادری کے نہ ہو، غیر ہی کیوں نہ ہو، تو ہمارے دل میں ہم اپنے آپ کو مضبوط محسوس کریں گے۔ کبوتری کی باتوں کی جو دانائی ہے، جو اس کی باتوں میں وزڈم ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں تعلقات کے معاملات میں سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک جنرل رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات بنانے چاہیے، تعلقات کے معاملات میں ہمیں صرف برادری پر نظر نہیں رکھنی، کوئی دوسرا بھی تمہارا دوست بن سکتا ہے، کیونکہ اکیلا ایک ہوتا ہے اور 2 مل جائیں 1 اور 1 11 بن جاتے ہیں، یعنی ہماری طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آگے اس ترجمے میں لکھتے ہیں جی کہ سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگی تھی، یعنی کبوتر کی بات دل کو لگی تھی، یعنی اس کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کبوتری جو بات کر رہی ہے اس میں دانائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری برادری کے کوئی قریب پرندے نہیں رہتے تو ہمیں دوسروں سے بھی تو تعلقات قائم کر لینے چاہیے، یعنی خود سے زیادہ طاقتور لوگوں سے یا خود سے کمزور لوگوں سے۔ آج تک اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ خوش نصیب شخص وہ ہیں جس کے دوست زیادہ ہیں، اور بد نصیب شخص وہ ہے جس کے دوست نہیں ہیں۔ دوستوں کی اہمیت، یہاں دوستی کی ایک اہمیت کا بھی پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ دوست زندگی کا لازمی عنصر ہے، دوستوں کے بغیر زندگی پھیکی ہے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ بندہ ہی بندے کا دارو ہوتا ہے، تو انسان ہی انسان کے کام آتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کا دھیان ہوتا ہے وہ آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقوں کے بارے میں سوچنے لگا، یعنی کبوتر یہ سوچنے لگا کہ ہمارے ارد گرد کون سے ایسے جاندار ہیں یا پرندے ہیں جن سے ہم دوستی کر سکتے ہیں، وہاں کون کون رہتا ہے۔ یہ سوالیہ نشان جو علامت بیٹا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کویسچن مارک ہے، یہ ترجمہ کرتے وقت شفیع عقیل نے اس سوال کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ سوچنے لگا کہ کون کون یہاں رہتا ہے۔ کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے ان سے، یعنی جو پرندے تھے وہ بہت دور تھے۔ اب ظاہری بات ہے جو دور ہوتا ہے، قریبی لوگوں ہمیشہ پہلے آپ کی مدد کو پہنچتے ہیں، آپ کی داد رسی کو پہنچتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جلدی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، وہ جلدی آپ کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کسی شخص کا کوئی دوست ہے، وہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور وہ رہتا ہے فیصل آباد میں، تو یہاں اگر ہمارے خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کوئی بیمار پڑ گیا ہے، ایمرجنسی ہاسپٹل جانا ہے، یا کوئی آگ لگ گئی ہے، کچھ بھی ہوا ہے، کوئی حادثہ پیش آیا ہے، تو ہم اب فیصل آباد فون کریں گے، وہ کب وہاں پہنچے گا، کب یہاں آئے گا، تو اتنی دیر میں تو مسائل بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ تو ہمیں ایسے دوستوں کی ضرورت پہلے پیش آتی ہے جو ہمارے قریب رہتے ہوں، ہمارے پاس ہوں، جو فوری طور پر مدد کے لیے بلائے جا سکیں۔ اس لیے زیادہ فاصلے والے دوست وہ بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ اہمیت کم نہیں ہے، لیکن آپ جس بنیاد پر کبوتری نے یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمارے سنگی ساتھی ہونے چاہیے تاکہ ایک مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، تو یہاں یہ احساس اجاگر ہوتا ہے کہ ان دوستوں کو جو فوری آ سکیں، جو آئیں گے تو صحیح لیکن بہت دیر سے، ان کی شاید وہ پہنچ بھی جائیں باقی دوست، لیکن آپ کی وہ مدد نہیں ہو سکے گی۔ جو فوری آنے والے آپ کے دوست آپ کی مدد کریں گے، یعنی جو آپ کے قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں، ان سے تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا
बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इतला भी नहीं की जा सकती थी। सारी बात है, वक्त जब मुश्किल वक्त आता है, और मुश्किल वक्त वैसे भी आप इसको मार्कर से प्रोमिनेंट करके भी वजाहत के दौरान लिख सकते हैं कि मुश्किल वक्त किसी को, मुसीबत किसी को बता कर नहीं आती। लिहाजा कबूतर को ये बात समझ में आने लगी और सोचते ही सोचते कबूतर को ये ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं उनसे ज़रा आगे एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। गिद्ध मैंने बेटा आपको बताया था, ये चील नुमा परिंदे हैं जो गोश्त खाते हैं, मुर्दार भी खाते हैं। उसने, और ये कबूतरों की बरादरी का दाना दुनका खाने वाले परिंदे नहीं हैं, ये गोश्त खोर परिंदे हैं और अपने परों के जिसामत के एतबार से ये कबूतरों से कई गुना ताकतवर हैं। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, पेड़, नर और मादा। अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊं। ये मशावरत हो रही है। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। यहाँ एक बात बेटा हमें ये भी समझ आती है कि जो पड़ोसी होते हैं उनकी एक अहमियत होती है। जो हमारे करीब लोग रहते हैं पूरी दुनिया के अंदर, याद रखिए, जो ममालिक अपने करीबी ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं उनके ताल्लुकात अच्छे रहते हैं। जो अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ बिगाड़ के रखते हैं वहाँ मुश्किलात उन ममालिक के लिए ज़्यादा होती हैं। इसी तरह आप मोहल्ले में जिस इलाके में रहते हैं वहाँ के करीबी घरों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए। अगर उनके साथ झगड़ा करके रहेंगे तो आप अमन सुकून से नहीं रह सकेंगे। इसी तरह मुश्किलात के वक्त में आपके करीबी जो लोग होंगे, जो आपके दोस्त होंगे या आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, तो यहाँ दोस्तों की अहमियत भी बयान हो रही है और पड़ोसियों की अहमियत भी इस कहानी के ज़रिए हमें इसका मोरल एक सबक मिल रहा है। तो गिद्धों के साथ दोस्ती करने के लिए कबूतरी ने फौरी तौर पर हामी भरी और उसे कहा कि फ़ौरन करनी चाहिए और जल्दी से जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो। कबूतर ने आगे से क्या जवाब दिया, मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। ज़ाहिरी बात है, गिद्ध ताकत में, जिसामत में बड़े हैं, ताकतवर हैं और वैसे भी वो गोश्तखोर परिंदे हैं, मुर्दार भी खाते हैं, गोश्त भी खाते हैं। तो वो कबूतर जो हैं उसके मुकाबले में दाना दुनका खाने वाले एक बड़े ही अमन पसंद और बड़े ही मासूम परिंदे हैं। तो इनके दरमियान ताल्लुकात कैसे इस्तवार हो सकते हैं, ये कबूतर के दिल में ये खौफ और खटका पैदा हुआ, जिसका इजहार उसने कबूतरी से किया। कबूतर सोच में पड़ गया, अच्छा मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका मेल हमसे मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी ने उसे समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या है, हैं तो परिंदे, तुम जाकर तो देखो। अच्छा तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। कहते हैं कि अच्छा मशवरा जो है उस पर अमल कर लेना चाहिए। तो कबूतर ने जो है कबूतरी के मशवरे पर अमल करने पर आमादगी ज़ाहिर की। हालांकि वो दिल ही दिल में डर रहा था और उसको लगता था कि हम परिंदों तो हैं, लेकिन हमारे दरमियान हमारे रहन सहन में फ़र्क है, हमारे खाने पीने के अंदाज़ में फ़र्क है और वैसे भी ताकत और कमज़ोर परिंदों का तवाज़न का भी फ़र्क है। तो इस बुनियाद पर जो है वो डर रहा था, झिझक रहा था गिद्धों के पास जाने से। लेकिन कबूतरी के समझाने पर उसको ये एहसास हुआ, उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसको जाना चाहिए, क्योंकि कबूतरी की बात में ये भी एक पहलू मौजूद है कि कोई भी हो, हमें हर तरह के लोगों से अच्छे ताल्लुकात पैदा करने हैं। कबूतरी उसको लड़ने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती के लिए भेज रही थी। अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अच्छी नीयत के साथ अगर किसी के साथ हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो यकीनन हमें वहाँ से मुस्बत जवाब मिलने की उम्मीद होती है। तो आप जब किसी सिद्क़े दिल से कोई बात करते हैं, किसी से मेल मिलाप बनाना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, दुनिया में एक वैसे भी एक रवैया है बेटा कि हम किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आसान है। ताल्लुकात को बनाना तो बड़ा आसान है, अच्छे ताल्लुकात बनाना खुद के अंदर आपकी नीयत का बड़ा अमल दखल होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो यकीनन वो ताल्लुकात ज़रूर इस्तवार होंगे। तो इसी अच्छी नीयत के साथ, इसी भाईचारे को लेकर, इसी दोस्ती की बुनियाद को लेकर, इसी पड़ोसियों के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनाइयत से कहने लगा,
अपनाइयत होता है बेटा अपनापन, यानी गैर ना समझना, उनको अपना समझना, अपना दोस्त, अपना भाई समझना। अब बात परिंदों की हो रही है यहाँ इस कहानी के अंदर, बात गिद्ध और कबूतरों की दोस्ती का मामला है, लेकिन ये बात हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी इसमें सबक है कि हमें हर तरह के लोगों से अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए, नीयत को साफ़ रखना चाहिए, दिल को साफ़ रखना चाहिए, दोस्ती का हाथ बनाना चाहिए, पड़ोसियों के साथ पहल करनी चाहिए अच्छे ताल्लुकात पैदा करने में, उनके साथ सलाम दुआ करनी चाहिए, उनकी खैर ख्वाही चाहनी चाहिए। तो ये उनकी जो खैर चाहने में, उनकी भलाई चाहने में और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करने में कोई हर्ज नहीं होता। तो इसी बुनियाद को, इसी असूल को लेकर कबूतर जो है वो गिद्धों के जोड़े के पास पहुंचता है और कहने लगा, अपनायत से कहने लगा कि हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है। सगों जैसा यानी जिसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, जैसे हम एक खूनी रिश्ते में जुड़े हुए हैं, पड़ोसी एक दूसरे के बिल्कुल सगों जैसा रिश्ता है, इतने करीब होते हैं। हमारे हो सकता है बहन भाई रिश्तेदार तो एक दूसरे से हमसे दूर रहते हों, लेकिन जिन पड़ोसियों से हमारी दीवारें मिलती हैं, हमारे घर मिलते हैं, हम उनसे जुड़े होते हैं। इस तरह जो परिंदे एक दूसरे के करीब रहते हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं, भाई हैं। फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं, ये सवाल उसने जाकर गिद्धों के जोड़े के सामने रखा। इस पर गिद्ध कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, गिद्ध यानी नर जो होता मुज़क्कर। इस पर गिद्ध ने कदरे खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हम साए तो माँ जाए होते हैं। बड़ी खूबसूरत मिसाल दी, हम साए तो माँ जाए होते हैं। माँ जाए का मतलब होता है कि एक माँ की औलाद होते हैं, यानी एक माँ बाप की औलाद की तरह होते हैं। यानी पड़ोसी तो ऐसे होते हैं जैसे एक ही माँ बाप के बच्चे हों, एक ही माँ बाप की औलाद हों, आपस में दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जिस तरह बहन भाई, सगे बहन भाई जो हैं, एक माँ बाप की औलाद होती है, वो एक दूसरे का मुश्किल वक्त में सहारा बनते हैं, इसी तरह जो पड़ोसी होते हैं ये भी तो एक माँ बाप की औलाद की तरह होते हैं, ये भी तो हमारा एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला, इसलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। यानी दोस्ती की अहमियत भी पता चली और पड़ोसियों की अहमियत भी पता चली। बेटा अल्लाह के नबी की एक हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह के नबी फरमाने लगे एक मरतबा सहाबा कराम से कि मेरे पास जिब्राइल अमीन आते हैं और आकर मुझे पड़ोसियों के इतने हकूक़ बताते हैं, इतने हकूक़ बताते हैं कि मुझे ये अंदेशा है कि विरासत में भी उनका कहीं हक़ ना रख दिया जाए। यानी इतने पड़ोसियों के हकूक़ हैं और खुश नसीब शख्स वो है जिसका पड़ोसी अच्छा है। तो अच्छा पड़ोसी जो है वो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। आप किसी ऐसे शख्स के करीब रहने में जो आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, आपका बुरा चाहे, आपको तंग करे, आप और ऐसी शरारतें करे जिससे आप लोग तंग हों, तो ऐसे पड़ोसियों से पनाह मांगी गई है। और अच्छे पड़ोसी की खूबी ये होती है कि वो अपने पड़ोसियों का खैर ख्वाह होता है। तो यहाँ गिद्ध जो है वो एक अच्छा पड़ोसी साबित हुआ। उसने भी कबूतर की बात की तायद की और दोस्ती की हामी भरी, बल्कि उसने तो उन हमसा आपस में एक दूसरे को हमसाए तो माँ जाए होते कहकर बात की, यानी हम बहन भाइयों की तरह हैं, हम कोई गैर नहीं हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का दोस्त बन जाएंगे। जवाब में गिद्ध बोला, हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करें। कबूतर ने पूछा, वो क्या? जिस पर गिद्ध ने बताया, यहाँ करीब ही एक दरख्त की खो में एक सांप रहता है। दरख्त की खो, दरख्त के तने के अंदर बेटा एक सुराख है, एक बेल बनी हुई है जिसमें सांप रहता है। अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम ख़तरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे, तो हम ख़तरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। इस तरह हम एक और दोस्त का उसने मशवरा दे दिया गिद्ध ने कि आओ, हमारे करीब और भी एक पड़ोसी रहता है जो कि सांप है। अब ये सांप भी अपनी सिफ़त के हिसाब से एक रेंगने वाला बड़ा ख़तरनाक जानदार है, वो भी है, गिद्ध भी हैं और कबूतर भी हैं। यानी दोस्ती का जो पहलू है वो फैलता फैलता पड़ोसी होने के नाते, एक दूसरे के करीब होने के नाते उनमें एक नेचुरल फ्रेंडशिप का एक इम्कान बढ़ता चला जा रहा है और इसमें बरादरी, रंग, नस्ल की तकसीम भी ख़त्म हो रही है। तो बेटा यहाँ तक हमने ये सबक पढ़ा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।
Shri